हेलो बच्चों, मैं आपकी उर्मिला टीचर आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभी हम पढ़ रहे हैं एसपी चैप्टर सेकंड, अंश परिवर्तन और अंश का वैधानिक हस्तांतरण। यानी अंश परिवर्तन किस प्रकार से होते हैं और उनका हस्तांतरण किस प्रकार से किया जाता है। व्यक्तिगत व्यापारी पीढ़ी की मर्यादा के कारण साझेदारी पीढ़ी का यानी जो साझेदार जो पार्टनरशिप का जो काम हुआ था किसके ज़रिए हुआ था, वो हुआ था उनकी व्यापार की सीमाओं को देख करके कि व्यापार की सीमा किस प्रकार से थी, उनको देख करके व्यापार का काम जो साझेदारी का काम था उसको शुरू किया गया था। फिर इसके अंतर्गत यह साझेदारी पीढ़ी क्यों की जाती है। साझेदारी पीढ़ी के द्वारा क्या किया जाता है, जो कंपनी होती है उसके सीमाओं को जन्म दिया जाता है। यानी क्या किस प्रकार से साझेदारी पीढ़ी के द्वारा कंपनी शुरू की जाती है और किस प्रकार से उसको आगे बढ़ाया जाता है। साझेदारी पीढ़ी में भी क्या है कि लंबी विधि, इसमें भी ऐसे नहीं है कि साझेदारी विधि है यानी साझेदारी में काम कर रहे हैं तो छोटे से प्रोसेस में हो जाता है। इसके लिए भी काफ़ी लंबी पीढ़ी यानी निवृत्त करने की लंबी, यानी इसको जो साझेदारी जो पीढ़ी चलाते हैं उसके लिए भी एक लंबी विधि होती है, लंबा प्रोसेस होता है। ये जो प्रोसेस होता है यह किसको करना पड़ता है, यह कंपनी में नहीं करनी पड़ती है ऐसी विधि, बल्कि ये कहाँ सार्वजनिक जनता के अंश जिस व्यक्ति ने लिए हो, यानी जो ऐसी कंपनी जिसके अंश व्यक्ति ने लिए हो, वह व्यक्ति यदि अंश बेच रहा है, जिस व्यक्ति ने खरीदे हुए हो और वह व्यक्ति अगर उसको बेच रहा है तो उस कंपनी के धारण जो उस कंपनी ने धारण किए हैं, लिए हैं अंशों की मालिकी, वो भी फिर समाप्त हो जाती है। जिस तरह से किसी एक वस्तु की स्वतंत्र रूप से खरीदी, यानी कभी भी कोई भी वस्तु, जैसे हम बाज़ार में गए मान लीजिए और वो वस्तु हमारे लिए स्वतंत्र, हम खरीद सकते हैं जब मर्जी हो, जो व्यक्ति खरीद सकता है बेच सकता है। अब बेचने वाला व्यक्ति बेच सकता है, खरीदने वाला व्यक्ति उसको स्वतंत्र रूप से खरीद सकता है। उसी तरह क्या होता है कि जो अंश होते हैं उनकी भी जो खरीदी होती है वो स्वतंत्र रूप से होती है। कोई भी व्यक्ति अंशों को खरीद सकता है आम जनता में से और कोई भी व्यक्ति उनको बेच भी सकता है, यानी उनको संपूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्राप्त होती है। उसी तरह अंशों की भी मुक्त क्या की जाती है, खरीद बिक्री की जा सकती है। कंपनी के अंश का स्वतंत्र परिवर्तन, यानी जो कंपनी है उनके जो अंश हैं उनका स्वतंत्र जो बदलाव होता है, परिवर्तन होता है, वह कंपनी का महत्वपूर्ण लक्षण माना जाता है कि मेन लक्षण कंपनी का है। इतना ही नहीं, दूसरी बार व्यक्ति को इच्छा हो तो वापस से उसी कंपनी के अंश खरीदकर अब वापस से जितने अंश उसको खरीदने हैं उतने वो वापस से खरीद सकती है और फिर से वो उस कंपनी का मालिक बन सकती है। यानी जब मर्जी हो वो स्वतंत्र है, उसको बेच सकती है और जब मर्जी है वो उन्हें वापस से खरीद सकती है। इसके लिए व्यक्ति क्या होता है, स्वतंत्र होता है। कंपनी अंशधारक के अधिकार को प्रतिबंधित नहीं, यानी कंपनी ऐसे जो अंशधारक होते हैं, जो अंशों को खरीदने वाले हैं, उन पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाती, यानी बंदिशें नहीं लगाई जाती है। अंशधारक कानून की सीमा में रहकर, यानी जो अंश खरीदता है उसको क्या करना पड़ता है, जो कानून के दायरे में रहकर ही अपने ऐच्छिक रूप से अंशों का परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन किसके अनुसार, जो कंपनी के कानून है या फिर जो कानून बनाए गए हैं उसके अंतर्गत रह करके ही उन्हें ये परिवर्तन करने पड़ते हैं। मन मर्जी से काम नहीं किया जाता है। इस पाठ में अंशों के ऐच्छिक परिवर्तन की विधि और वैधानिक हस्तांतरण से संबंधित कानूनी व्यवस्थाओं का अध्ययन हम करेंगे। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे कि अंश परिवर्तन का अर्थ, यानी अंश का परिवर्तन किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हम पहले इसकी जानकारी लेंगे। सामान्य अर्थ में देखें तो अंशधारक क्या करता है, जो अपने अंश है स्वैच्छिक रूप से यानी अपनी मर्जी से अन्य किसी व्यक्ति को बेचे, यानी किसी को भी वो बेच सकता है, वो स्वतंत्र है, या अपना मालिकी हक अन्य किसी के पक्ष में त्याग करे। बात वही हुई ना, या जब हम अपने अंश किसी और को दे देंगे तो हमारा हक
जो हमारा अंश का जो हक था वो भी हमारा ख़त्म हो जाएगा। उस अंश के मालिकी हक का परिवर्तन हो तो अब जब हमने अपने अंश किसी और को दिए हैं तो हमारा हक भी ख़त्म हो जाएगा, हमारी मालिकी भी ख़त्म हो जाएगी। और जब दूसरे व्यक्ति को दे रहे हैं तो क्या होगा, उसमें जो हक है हमारा वो भी परिवर्तन हो, तो उसे कहते हैं अंश परिवर्तन। यानी जैसे ही अंश का परिवर्तन हुआ, हमारे से अंश जैसे हमने किसी व्यक्ति को दिए उसी प्रकार से हमारा मालिकाना भी परिवर्तन हो जाता है या हस्तांतरण हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। इस प्रकार अंशधारी अपना जो मालिकी हक है, जो अंशधारी के पास जो मालिकी खुद का जो हक होता है, वह अन्य व्यक्ति के पक्ष में त्याग करे। कौन से अन्य पक्ष में? ऐसा व्यक्ति जो अंश धारण करता है, अंशों को खरीदता है, उसमें हम अपने खुद का पक्ष का त्याग कर देंगे और अधिकार उसका हो जाएगा किसका? जिसने अंश को धारण किए हैं, अंशों को खरीदा है, उसकी मालिकी हो जाए। किसकी? जिस व्यक्ति ने अंशों को खरीदा है उसकी मालिकी अभी उसी की होगी। उसे अंश परिवर्तन या फिर हस्तांतरण कहते हैं। यानी एक आदमी से किसी और को देना या अपने अंशों का परिवर्तन करना, उसे हम अंश परिवर्तन या फिर हस्तांतरण कहते हैं। अब है इसकी परिभाषा। कंपनी की सहमति की अपेक्षा से, यानी कंपनी सहमति देती है उसकी अपेक्षा से, हम अपेक्षा क्या करते हैं कि कंपनी हमारा साथ दे। अंशधारक स्वैच्छिक रूप से यानी अपनी मर्जी से अपने अंश की मालिकी, यानी जो उसके पास जो अंश थे उसकी मालिकी, जो अधिकार है वो किसको दे दे? अन्य व्यक्ति के पक्ष में त्याग कर दे। यानी दूसरे व्यक्ति को अंश दे रहे हैं तो फिर अब वो अधिकार जो है वो भी अब अपने पक्ष में त्याग करके अब किसके हो जाएंगे? दूसरे व्यक्ति के हो जाएंगे जिसका मालिकी अधिकार परिवर्तन हो, यानी जिसने अंशों को खरीद लिया हो, उसे अंश परिवर्तन या फिर हस्तांतरण कहते हैं। जब अंशधारी अपने अंश अन्य व्यक्ति को बेचे, अब कोई भी व्यक्ति है खुद के अंश है किसी और को बेच रहे हैं तो यह अधिकार का त्याग कर दे। हम अपनी अगर चीज़ों को किसी और को बेच देंगे तो हमारा अधिकार वहीं पे ख़त्म हो जाएगा या हमारे अधिकार का त्याग हो जाएगा, तब उसकी मालिकी या सदस्य पद समाप्त हो जाता है। यानी हमारा तो समाप्त हो जाता है, लेकिन किसका हो जाता है? जिस व्यक्ति ने वो अंश खरीदे हैं वो मालिकाना उसका बन जाता है, यानी हस्तांतरण करके उसके पक्ष में चले जाता है। यह सदस्य पद जो व्यक्ति खरीदे, सदस्य पद कब होगा दूसरे व्यक्ति का? कब खरीदेंगे? जब वो अंशों की खरीदी करेंगे तो सदस्य पद भी खरीद लिया जाएगा। जिसके पक्ष में अधिकार छोड़ा हो, यानी अधिकार किसके पक्ष में? जिस व्यक्ति ने अंशों को खरीदा है, अब अधिकार भी उनको ही मिलेगा। यहाँ पर एक बात अधिक महत्वपूर्ण है कि यह प्रक्रिया जब किसी व्यक्ति के अंश हो, यानी किसी व्यक्ति के पास जब अंश होते हैं तो वह कंपनी उसे स्वीकृति दे तब पूरी मानी जाती है। यानी कंपनी अगर उसे परमिशन देती है, सहमति देती है कि तुम अपने अंशों को किसी और को परिवर्तन कर सकते हैं या हस्तांतरण कर सकते हो, तभी वह कानूनी दायरे में रहकर अपने अंशों का हस्तांतरण करता है, यानी किसी और व्यक्ति को वो हक देता है। जब अंश अपने अंश जो अंशधारी है अपने अंश जो उनके खुद के अंश से अन्य व्यक्ति को बेचे या अधिकार का त्याग करे तो उसकी मालिकी या सदस्य पद भी समाप्त हो जाता है। जिस व्यक्ति को दिए अब उसका अधिकार शुरू हो जाता है, तो उनमें खुद का अधिकार समाप्त हो जाता है। और यह सदस्य पद जो व्यक्ति खरीदे, यानी जिस व्यक्ति ने अंश खरीदे हैं, जिसके पक्ष में अधिकार छोड़ा है, उसे प्राप्त हो जाते हैं। एक बात अधिक महत्वपूर्ण है कि यह प्रक्रिया जब कंपनी के अंश और कंपनी उसे स्वीकार करे तब के लिए ही यह मानी जाती है। अब है अंश परिवर्तन और हस्तांतरण का महत्व, कि इनका महत्व क्या होता है। अंश हस्तांतरण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, यानी हम अपने अंशों को किसी और को दें, यह प्रक्रिया महत्वपूर्ण मानी जाती है। कंपनी की सहमति से अंशधारक, यानी कंपनी ने अगर यस करी है, परमिशन दी है, तो उसकी सहमति से धारक यानी जिसके पास अंश हैं वो अपने अधिकार का उपयोग करके
अंश परिवर्तन करता है, उनको ये अधिकार होता है। अगर पहले उसमें कंपनी की सहमति आवश्यकता है, सहमति के बाद अगर उनको ये अधिकार है कि वो अपने अंशों का परिवर्तन कर सकते हैं, तो अंशधारक का कंपनी की अंश पूंजी का भाग दर्शाने वाला वित्तीय हित है। यानी वो अपने पैसों में जो अंश पूंजी का भाग है उसमें वित्तीय प्रतिफल कैसे मिलेगा। यानी मेरे पास अंश है, मान लीजिए मैंने किसी और को दे दिया, तो किसी और को दूंगी तो मैं फ्री में नहीं दूंगी ना, उसके बदले मुझे क्या चाहिए, वित्तीय यानी पैसा। तो फ़ायदा क्या हुआ कि अगर हमें अपने वित्तीय पैसे की आवश्यकता होती है तो हम अपने अंशों को हस्तांतरण कर देते हैं या फिर त्याग कर देते हैं। यह अंशधारी की चलित संपत्ति है, यानी चलने वाली संपत्ति। चलने वाली कैसे कि हमने अंश अपने किसी और को चला दिए यानी दे दिए, उसके बदले में हमें संपत्ति मिलेगी, पैसा मिलेगा। इससे कंपनी के अंशधारक को अंश बेचने व बख्शीश देने और गिरवी रखने का अधिकार भी होता है। यानी कंपनी में जिसने जो अंशधारक खरीदे उसे ये अधिकार होता है कि वो बख्शीश में दे, गिरवी रखे, कुछ भी करे, उनके अंश है, तो उनको इस प्रकार से संपूर्ण सहमति कंपनी की प्राप्त होती है। लेकिन कंपनी कानून के अंतर्गत दायरे में रहकर ही ये सब करना आवश्यक है। इस संदर्भ में लॉर्ड ब्लैकबर्न ने कहा था कि संयुक्त स्टॉक कंपनी यानी जिसके पास बहुत सारे स्टॉक हैं को प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य, यानी संयुक्त स्टॉक कंपनी ऐसी स्टॉक कंपनी जिसके पास बहुत सारा सामान रखने की परमिशन है, इस संबंध में करने का मुख्य उद्देश्य हो और परिवर्तनशीलता से हो सके ऐसी सुविधा उसके सदस्यों को देता है। ये कौन देता है, ये कंपनी के द्वारा सदस्यों को दी जाती है, अंशधारकों को दी जाती है। अंशों की खरीद बिक्री शेयर बाज़ार में होती है। अब ऐसा थोड़ी है कि हम अपने जैसे सब्जी मार्केट कहीं पे भी चालू हो जाता है, इनका भी एक मार्केट होता है, वो होता है जो होता है शेयर बाज़ार। यानी शेयर बाज़ार के अंतर्गत ही शेयर की खरीदी होती है और शेयर को बेचा जाता है। जो पूंजी बाजार का स्रोत है, यानी जहाँ पर पूंजी इकट्ठी की जिसके द्वारा पूंजी इकट्ठी की जा सकती है। इसीलिए शेयर बाज़ार को अधिकतर देश के विकास की पाराशीशी के रूप में भी जाना जाता है। पाराशीशी मतलब थर्मामीटर। क्यों जाना जाता है, जिस प्रकार से अभी मान लीजिए शेयर्स महंगे वगैरह हो रहे हैं, तो उससे क्या है कि लोग अपनी आमदनी को कमा सकते हैं, यानी पैसा उससे बढ़ना और घटना दोनों हो जाते हैं। जिस प्रकार हमारे शरीर का तापमान कम ज़्यादा हो, ये किसके द्वारा पता चलता है, थर्मामीटर के द्वारा चलता है। उसी तरह शेयर बाज़ार में भी शेयर की कीमतों का आसानी से क्रय विक्रय करते समय हम उसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब इसमें पहला पॉइंट है महत्व में कि पहला पॉइंट है अंश परिवर्तन हस्तांतरण से सरकार को भी आई होती है, क्योंकि ये काम कैसे हो रहा है, सरकार के मध्य हो रहा है, डीमैट खाते में होता है। तो जो हम शेयर्स का एक हाथ से दूसरे हाथ में अगर हस्तांतरण करते हैं तो उसका कुछ हिस्सा सरकार के पास जाता है, यानी सरकार को इनके द्वारा इनकम प्राप्त होती है। अंश परिवर्तन या बिक्री जो अधिक मात्रा में हो, या अंश की खरीदी हो, बिक्री हो, बेचा ज़्यादा हो, तो अधिक मात्रा में हो तो सरकार को अधिक प्रमाण में आय मिलती है। अगर बेचते हैं तो अधिक प्रमाण में आय मिलती है। और सरकार के द्वारा अंश पर कर लगाया जाता है। किस प्रकार से मिलती है, जितने ज़्यादा आप अंश बेचते हो उसके अनुसार उस पर टैक्स लगता है, कर लगता है। तो वो जो टैक्स लगता है वो पैसा गवर्नमेंट के आसपास आता है, यानी सरकार के आसपास में आता है। तो वो सरकार की इनकम यानी आय होती है। दूसरा पॉइंट है अंश विक्रय के कारण अंश विक्रेता को नगद मिलता है, यानी जैसे अंश विक्रेता ने अपने अंशों को बेचा उसी समय उसे नगद के रूप में प्राप्त होता है, यानी जो साख होती है, मुद्रा होती है, वो नगद के रूप में उन्हें प्राप्त होती है। अंश क्रेता को अंश की मालिकी का अधिकार मिलता है। जो व्यक्ति अंश जिसने खरीदे हैं उसको अब उसका मालिक का अधिकार प्राप्त होता है, यानी वो मालिक बन जाएगा, क्योंकि अब वो चीज़ उसकी खुद की हो गई है, पैसे देके खरीदी है। फोर्थ पॉइंट है अंशधारी अंश बाजार में भावों में परिवर्तन का लाभ भी ले सकता है, यानी अंशधारी है, हो सकता है उसने किसी वक्त कम में खरीदे हो, लेकिन जैसे ही बाज़ार में अगर भाव ऊपर चल रहा है तो उस समय वो बेच करके
और उसमें बेचने पर वो क्या कर सकता है, उसका जो परिवर्तन हुआ यानी जो बदलाव हुआ खरीदे और बेचने के वक्त, उसका फ़ायदा भी वो ले सकता है। 5वां पॉइंट है, बिन कार्यक्षम इकाइयों में रोकी गई पूंजी का प्रवाह, यानी जो काम में नहीं ली गई है पैसा, उसको पूंजी को प्रवाह यानी आगे उसमें लगा करके कार्यक्रम इकाई की ओर मोड़ दिया जाता है। 6 पॉइंट है हमारा, अंश परिवर्तन के कारण अंश बाजार में और पूंजी बाजार का भी विकास होता है, यानी इसके द्वारा क्या होता है, पूंजी भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है और फिर इकाइयों में भी परिवर्तन होता है। स्वतंत्र अंश परिवर्तन के कारण कंपनी स्वयं का विकास तेज करती है, कंपनी का आकार और विकास बढ़ता है। ये थे हमारे इसके 7 पॉइंट। अब है अंश हस्तांतरण संबंधी नियम, कंपनी के नियमन पत्र में दर्शाते हुए होते हैं। उन पर कई बार नियंत्रण यानी निजी कंपनी में हो सकता है, यानी उसका अधिकार निजी कंपनियों के पास भी होता है कि वो नियंत्रण लगा सकते हैं, लेकिन अंशधारकों के इस अधिकार पर प्रतिबंध यानी रोक लगा करके उनका अधिकार छीना नहीं जा सकता है और अंशधारी जब चाहे तब प्रवर्तमान कानूनी नीति नियम के अनुसार अपने अंश को बेच सकते हैं। दूसरे को उपहार भी दे सकते हैं, यानी अपने अंशों को बेच भी सकते हैं, उपहार भी दे सकते हैं, गिफ्ट भी दे सकते हैं, बख्शीश भी दे सकते हैं या फिर उनको वैसे भी दे सकते हैं। ये उनके ऊपर ही निर्भर करता है जिन व्यक्तियों का ये अंश होता है। अब इसके बाद हमारा ये 2.3 हमारे कोर्स में नहीं है, अभी वाले कोर्स में नहीं है, तो अभी हम इसको नहीं पढ़ेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे हम 2.4, वो है अंश परिवर्तन या हस्तांतरण की विधि, यानी अंश का परिवर्तन किस प्रकार से किया जाता है और अंशों का हस्तांतरण किस प्रकार से होता है, ये यानी कैसे इसकी विधि क्या है, इसके बारे में हम इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। अंश परिवर्तन की विधि को अंश के स्वरूप के अनुसार 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है मूर्त स्वरूप के अंश का परिवर्तन और दूसरा है अमूर्त स्वरूप के अंश का परिवर्तन। पहला हम पढ़ेंगे इसमें मूर्त स्वरूप के अंश की परिवर्तन विधि क्या होती है। संपूर्ण अंशों के परिवर्तन, यानी जिस प्रकार से संपूर्ण अंश का ही परिवर्तन कर दिया जाए, इसकी विधि किस प्रकार से है। जब अंशधारक अपने सभी अंशों का परिवर्तन, यानी उनके पास जितने भी अंश थे उनका अगर अंशधारक परिवर्तन करे, अन्य व्यक्ति के पक्ष में करे यानी किसी और व्यक्ति को दे, उसे संपूर्ण परिवर्तन यानी पूरे जितने भी अंश उनके पास थे वो सारे अंश किसी और व्यक्ति को दे दे, यानी संपूर्ण परिवर्तन उसे कहा जाता है, यानी पूरा ही बदलाव हो जाएगा, उनके पास कुछ भी नहीं बचता। पहला पॉइंट है इसमें अंश परिवर्तन के फॉर्म का पंजीयन करवाना। अंश परिवर्तन करने वाले को अंश परिवर्तन का फॉर्म भरना पड़ता है, प्राप्त करना पड़ता है, यानी जब हम अंशों का परिवर्तन करेंगे उससे पहले जो कंपनी में जो फॉर्म, कंपनी के जरिए जो फॉर्म होता है उसको भर करके देना पड़ता है और उस पर रजिस्टर का सिक्का, तारीख लिखवानी भी पड़ती है, यानी कौन सी तारीख है और कब, ये उस पर साइन भी कंपनी का मोहर यानी स्टैम्प और कंपनी के साइन भी करवाना आवश्यक है। अब दूसरा पॉइंट है इसमें अंश परिवर्तन फॉर्म में विगत भरना। अंश परिवर्तन फॉर्म में अंश विक्रेता और क्रेता यानी बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों की संपूर्ण जानकारी, यानी कौन खरीद रहा है और कौन बेच रहा है, उनकी संपूर्ण जानकारी इसमें लिखनी पड़ती है, जिसमें नाम, पता, कौन सी कंपनी के अंश है यानी कंपनी का नाम भी उसमें लिखना पड़ता है, अंश प्रमाण पत्र क्रमांक नंबर, यानी जब उसका प्रमाण पत्र मिला था तब उसका आपके अंशों का क्रमांक नंबर कौन सा था, अंश की कीमत, यानी अलग अलग कीमत होती है अलग अलग अंशों की, तो उनकी कीमत आदि विगतें यानी सारी बातें उसमें भरनी पड़ती हैं यानी लिखनी पड़ती है। नियम के अनुसार आवश्यक स्टैम्प ड्यूटी लगाकर, यानी उस पर टैक्स जो लगता है वो लगा करके
साक्षी की उपस्थिति में, यानी वहाँ पर कोई तीसरा व्यक्ति भी होना आवश्यक है, उसकी सहमति से, यानी उसकी उपस्थिति हो, उसकी सहमति, यानी वो भी वहाँ पे होना आवश्यक है। उसके सामने साइन करनी पड़ती है तीसरे व्यक्ति के पास, एक खरीदने वाला, एक बेचने वाला, एक अन्य व्यक्ति, ताकि उससे ये सारी प्रूफ सामने आ जाती है। और साक्षी को भी अपना नाम, पता, व्यवसाय आदि बताना पड़ता है, क्योंकि अगर मान लीजिए कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई समस्या आ जाती है, तो जो खरीदने वाला, जो बेचने वाला, मान लीजिए किसी बात को लेकर ना मुकुर कर दिया, ईर्ष्या, झगड़ा कुछ भी हो जाए, तो फिर इस तीसरे पर्सन के द्वारा सारा समझौता करवाया जाता है। इसीलिए इसका नाम, पता, इसकी भी संपूर्ण जानकारी लिखी हुई होती है। तीसरा है अंश परिवर्तन फॉर्म और अंश प्रमाण पत्रों को भेजना। अंश क्रेता स्वयं अपना शेयर दलाल के द्वारा अंश परिवर्तन फॉर्म और उसके साथ अंश प्रमाण पत्र संबंधित कंपनी के रजिस्टर ऑफिस में भेजा जाता है, यानी जो संपूर्ण जानकारी है वो सारी रजिस्टर कंपनी के ऑफिस में भेज दी जाती है। यदि अंश प्रमाण पत्र कंपनी ने नहीं दिया हो, उसका सर्टिफिकेट अगर कंपनी देती नहीं है, तो अंश आवंटन पत्र भेजा जाता है, यानी किस प्रकार से अंशों को बांटना है वो फिर कंपनी भेजती है। इसके बाद चौथा पॉइंट है फॉर्म भेजने की रसीद प्राप्त करना। कभी भी कोई फॉर्म जब भेजा जाता है तो उसकी रसीद भी प्राप्त करनी आवश्यक है, क्योंकि बिना रसीद के तो हम कोई प्रूफ बता ही नहीं सकते, इसीलिए उनकी रसीद प्राप्त करनी आवश्यक है। उसकी प्राप्ति की रसीद कंपनी सेक्रेटरी अंश क्रेता को भेज देता है, जिसने अंश खरीदे हैं उसके पास वो भेज दी जाती है। यह हस्तांतरण रसीद कंपनी को भेजे गए अंश प्रमाण पत्र और दस्तावेज की रसीद मानी जाती है। फिफ्थ पॉइंट है अंश परिवर्तन संबंधी सूचना नोटिस के द्वारा देना, यानी जो संपूर्ण जानकारी वो किसके द्वारा दी जाएगी, नोटिस के माध्यम से दी जाती है। बिल कंपनी को जब अंश परिवर्तन फॉर्म मिलता है तब वह अंश परिवर्तन फॉर्म तथा अंश प्रमाण पत्र की जांच करती है, संपूर्ण उसकी छानबीन करती है, जांच करती है कि इसमें जो भी लिखा गया वो सही है या नहीं है। उसके बाद दोनों पक्षकारों के परिवर्तन संबंधी जानकारी नोटिस के द्वारा उन्हें दी जाती है। जो भी संबंधित कोई भी जानकारी अगर देनी हो तो वो नोटिस के माध्यम से दी जाती है। इस नोटिस का हेतु नकली परिवर्तन को रोकना है। ये नोटिस क्यों जाती है, ताकि कोई बेईमानी वगैरह कोई चीज़ इसमें नहीं हो, इसके लिए यह नोटिस दी जाती है। यदि इस परिवर्तन संबंधी किसी भी पक्षकार को आपत्ति हो, किसी भी पक्षकार को ना, खरीदने वाले और बेचने वाले को अगर कोई आपत्ति होती हो तो 2 सप्ताह में बताने के लिए कहा जाता है कि तुम्हें अगर इसमें कोई समस्या आ रही है या कुछ बताना है, आपत्ति है, तो आप उन्हें समय दिया जाता है, 2 सप्ताह का दिया भी जाता है। उसके तुरंत पूरा होने तक में किसी भी पक्ष के द्वारा आपत्ति, और अगर मान लीजिए जब ये सब चीज़ें हो गई और किसी ने आपत्ति नहीं उठाई है, दोनों पक्षों ने, खरीदने वाले और बेचने वाले ने, तब परिवर्तन पक्षों को मान्य, यानी अब दोनों परिवर्तन कर सकते हैं अंशों को, ऐसा बता दिया जाता है, मान्य है, यानी यह सही है, ऐसा मान लिया जाता है। अब है 6 पॉइंट अंश परिवर्तन पत्रक में टिप्पणी करना, यानी अंश जो परिवर्तन हुए हैं उनके पत्र में उसकी संपूर्ण जानकारी को लिखना। कंपनी के सेक्रेटरी के पास अंश परिवर्तन संबंधित आवेदन पत्र आया हो, अगर इसके बारे में अंश के परिवर्तन संबंधी उनके पास में कोई आवेदन अगर आया है तो उस पर विचार विमर्श करके, उस पर बातचीत करके परिवर्तन मान्य किया जाता है, यानी यह परिवर्तन संभव है ऐसा माना जाता है, अथवा अमान्य किया जाता है। अगर मान लीजिए अगर उसमें संपूर्ण जानकारी नहीं है या किसी कारण उसको नहीं माना गया है तो ऐसा बताया जाता है कि यह प्रमाण पत्र, यह जो है यह अमान्य आवेदन पत्र है। यदि परिवर्तन
मान्य किया गया हो, अगर मान लिया गया हो माँ कि ये परिवर्तन किया गया है, तो उसे स्वीकार भी किया जाता है। यानी ये एकदम से सही है तो वो स्वीकार कर लेंगे। स्वीकार करने का प्रस्ताव संचालक मंडल की सभा में ही किया जाता है। अगर किसी के स्वीकृत करे हैं तो भी संचालक मंडल की सभा में ही किए जाते हैं। 9 पॉइंट है। 8 पॉइंट है, सदस्य रजिस्टर में टिप्पणी करना। यानी सदस्य रजिस्टर, उनके पास जो रजिस्टर है उसमें लिखना, टिप्पणी करना यानी उसके बारे में लिखना। अंश परिवर्तन की स्वीकृति का ठहराव होने के बाद सदस्य रजिस्टर में अंश विक्रेता का नाम रद्द करके, यानी जिसने अंशों को बेचा है उसका नाम हटा दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है, और जिसके नाम पर अंश परिवर्तन हुए यानी जिसने लिए हैं अंशों को, उसका नाम सदस्य रजिस्टर में लिख दिया जाता है। जिसने बेचा है उसका हटा दिया जाता है और जिस व्यक्ति ने अंशों को खरीदा है उसका नाम उसमें लिख दिया जाता है। 9 पॉइंट है, अंश नए अंश प्रमाण पत्र नए अंशधारक को भेजना। अब नए अंश हैं और नए प्रमाण पत्र है तो नए अंशधारक को भेज दिए जाते हैं। उपयुक्त के अनुसार अंश परिवर्तन संबंधित प्रस्ताव होने के बाद और सदस्य रजिस्टर में नाम लिखने के बाद सेक्रेटरी अंश प्रमाण पत्र के पीछे की तरफ निश्चित की गई जगह में नए अंशधारक का नाम लिख दिया जाता है जिस अंशधारक ने ये चीज़ें खरीदी है। परंतु और जिम्मेदार अधिकारी की सब इस तरह सही यानी साइन करके सिक्का लगा के स्टैम्प के साथ में अंश प्रमाण पत्र नए अंशधारक को भेज दिया जाता है। परंतु अंश प्रमाण पत्र खूब ही पुराना हो गया है, नाम लिखने के लिए जगह न हो तो नया प्रमाण पत्र नए अंशधारक को भेज दिया जाता है। यानी जैसे ही जिस व्यक्ति ने नए प्रमाण पत्र की खरीदी की है तो पुराने व्यक्ति का उसका नए व्यक्ति को उसके प्रमाण पत्र भी दे दिया जाता है। अब है आंशिक अंश परिवर्तन की विधि। आंशिक यानी बहुत ही कम जो परिवर्तन किया जाता है अंशों का, उसकी क्या विधि होती है। जब अंशधारक स्वयं की मालिकी यानी जो व्यक्ति जिसके अंशधारक है तो मालिक भी खुद ही है, तो के सभी अंशों में से थोड़े से अंश यानी पूरे नहीं, अगर मान लीजिए उनके पास जितने भी अंश है उसमें से कुछ परसेंट कुछ हिस्सा अन्य किसी व्यक्ति को बेचना चाहे यानी देना चाहे तो मूल अंशधारक अंशों का विभाजन, मूल अंशधारक कौन हुआ जिसने सारे अंशों की खरीदी की है वो है मूल अंशधारक। अंशों का विभाजन करने के लिए जो उसके पास जो अंश है उनको बांटने के लिए कंपनी को रजिस्टर ऑफिस में भेजना होता है। कंपनी रजिस्टर कंपनी सेक्रेटरी संबंधित अंशधारक की मांग के अनुसार अंशों का विभाजन करके यानी जिस प्रकार से उनके अंशों की मांग है तो उनको उस प्रकार से बांट करके अंशधारक को भेज दिया जाता है। जो व्यक्ति अंश खरीदने वाला है उसे भेज दिया जाता है। उसके बाद अंशधारक स्वयं के जितने अंश बेचने हों यानी जितने व्यक्ति जितने अंशों बेचना चाहता है उसने अंशों पर उपयुक्त प्रकार की प्रक्रिया कर अंशों का बिक्री कर सकता है। यानी सारी पहले उसमें जो भी उसका प्रोसेस होता है, विधि होती है, उसको वह पहले पूरी करनी पड़ती है और उसके बाद में ही वो अंशों को बेच सकते हैं। यानी अंशों को किस प्रकार से दूसरे व्यक्ति को बेचे जाते हैं। लेकिन ये सारा जब भी कोई काम किया जाता है कानूनी रूप से तो वो कानून के अंतर्गत रह करके या फिर जो कंपनी के जो कानून होते हैं उसके अंतर्गत रह करके ही ये काम जो विधि है ये पूरी की जाती है। और जब तक उनके पास अंश प्रमाण पत्र नहीं आता है तब तक वो व्यक्ति अपना काम सही रूप से नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उनके पास वो आना भी ज़रूरी है। थैंक यू एवरीवन, बाय बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू रहेगा आने वाले समय में।